नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैं इस तरीके का ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो बनाते रहता हूं। आइए लौटते हैं हम लोग टॉपिक पर। आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है मरुस्थल के प्रकार, काइंड्स ऑफ डेजर्ट। यानी मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं और इन मरुस्थल की क्या परिभाषा होती है, कैसे ये मरुस्थल बनते हैं, इनका तापमान से क्या संबंध है, समुद्री धाराओं से क्या संबंध है और किस तरीके के डेजर्ट कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किस किस महादेश में कौन कौन से प्रमुख डेजर्ट हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है पोलर डेजर्ट। अब पोलर डेजर्ट में एंटार्कटिका और आर्कटिक डेजर्ट। अब इन दोनों चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे कि ये। अब पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर कि डेजर्ट का मतलब क्या होता है। हम लोग साधारण भाषा में जैसे ही रेगिस्तान का नाम आता है, मरुस्थल का नाम आता है, हम लोग ये समझने लगते हैं कि जहाँ पर केवल बालू ही बालू हो, दूर दूर तक बालू का टीला हो, वही रेगिस्तान है। लेकिन नहीं, ज्योग्राफी में डेजर्ट का कुछ और ही मीनिंग है, इसकी और ही कोई परिभाषा है। यहाँ पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी अगर पूरे वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रिकॉर्ड की जाए वह मरुस्थल होगा। आई बात समझ में? कहीं पर भी अगर 25 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाए तो वह होगा मरुस्थल। अब देखिए, मरुस्थल हम जैसे समझने के लिए इस चीज को बोल रहे हैं। मरुस्थल, मरु मतलब होता है मान लीजिए मरा हुआ, और स्थल माने जमीन। तो ऐसी जमीन जो मरी हुई, तो जमीन के मरने का मतलब क्या है कि जमीन में कोई वेजिटेशन न उगे, जमीन फर्टाइल न हो। ऐसा नहीं कि केवल बालू ही हो। तो जहां पर कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है ऐसे स्थान को हम लोग डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। अब ये रेगिस्तान जैसे मान लीजिए कि जहाँ पर ज़मीन है वहाँ पर बर्फ़ की मोटी चादर जम गई, और वो मोटी चादर जब जम जाएगी तो ये स्वाभाविक बात है कि उस लैंड पर किसी भी प्रकार का वेजिटेशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो वो भी ज़मीन क्या हो गई? मरु प्रदेश हो गई, वो भी ज़मीन मरी हुई हो गई। तो हमारे ग्लोब में आप लोग देखेंगे दक्षिणी ध्रुव एंटार्कटिका और उत्तरी ध्रुव आर्कटिक। ठीक है, ये हो गया आपका आर्कटिक। ऊपर का जो उत्तरी ध्रुव है ये पूरा आर्कटिक हो गया, और ये जो दक्षिण का है यह एंटार्कटिका हो गया। ये भी मरु प्रदेश है क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ष दोनों ध्रुवों पर बर्फ छाई रहती है, अर्थात ये भी मरुस्थल में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ते हैं सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। ठीक है, अब यहां पर इस चीज को समझना है कि ये सब ट्रॉपिकल का एरिया है कहां। विश्व के मानचित्र में, वर्ल्ड मैप में ये सब ट्रॉपिकल एरिया है कहां। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि ये है 0 डिग्री इक्वेटर, यानी कि ट्रॉपिक, यानी कि इक्वेटर। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हैं 23 डिग्री नॉर्थ, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसके बाद यहां आप देख सकते हैं 23 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यही पर एक चीज समझना है कि यहां पर सब ट्रॉपिकल एरिया क्या होगा। तो 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच को सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। फिर उत्तरी गोलार्ध में वही होगा
20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के एरिया को क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और विश्व के जितने भी उष्ण मरुस्थल हैं, गर्म मरुस्थल हैं, ये इन्हीं अक्षांशों के बीच में स्थित है। हम लोग चर्चा करेंगे, जाएंगे। इसमें पहला कह रहा है सहारा डेजर्ट। ठीक है, यहां देखिए अफ्रीका महादेश के नॉर्थ में, जैसा कि मैंने यहां पर हाईलाइट किया हुआ है ये येलो कलर से, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। ये है सहारा डेजर्ट। ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। इसमें अफ्रीका की 11 देश आते हैं। अफ्रीका महादेश के 11 देश आते हैं जो पूरे तरीके से क्या हैं? तो डेजर्ट हैं, यानी कि मरु प्रदेश हैं। अब इसमें छोटे छोटे जो डेजर्ट हैं उनका सब डिवीजन है। क्या क्या नाम है हम लोग देखेंगे। कह रहे कि लीबियन डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट और नूबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट। वेस्टर्न डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट और लीबियन डेजर्ट। यहाँ पर मैं अफ्रीका के मानचित्र में अगर मैं सहारा मरुस्थल की बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है नूबियन डेजर्ट। इसके बाद यहाँ पर है रेड सी के पास में है ईस्टर्न डेजर्ट, यहाँ पर है वेस्टर्न डेजर्ट और यहाँ पर है लीबियन डेजर्ट। ये इस तरीके से ये सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। ठीक है, सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन है, कोल्ड मरुस्थल कौन है, तो आप बोलिएगा कि वह है एंटार्कटिका। अगर शीत पूछ रहा है तो ठंडा। ठीक है, उसके बाद आएगा दूसरे नंबर पर एंटार्कटिक। ठीक है, आर्कटिक। तो इस तरीके से आप यहां पर इस चीज को देख लिए हम लोगों ने। अब मैं जाऊंगा कि क्यों यहां पर सहारा का मरुस्थल जन्म लिया, इसके पीछे क्या भौगोलिक कारण है। ठीक है, या जो भी हो, या आटाकामा का मरुस्थल हो, या पेंटागोनिया का मरुस्थल हो, या कालाहारी हो, या बोत्सवाना, जो भी चीजें हैं इनके पीछे हम लोग जाएंगे कि इनके रीजन क्या हैं, क्यों ये डेजर्ट यहां पर बने। अब देखिए, यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया सहारा डेजर्ट के बारे में, इसके सब डिवीजन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यहां पर अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, अब देखिए ये जो अरब की जो कंट्रीज है, भारत के जो वेस्ट में है अरब की कंट्री, यहां पर ये सब जो है इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, ये सब जितना भी है, ये लगभग मान के चलिए आप कि ये सब क्या है? डेजर्ट कंट्री है। यहाँ पर मरुस्थलों का बहुत बड़ा विस्तार है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अरेबियन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक डेजर्ट है, इसका सब डिवीजन है दस्ते लूट। ठीक है, अब ये दस्ते लूट जो है यहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ठीक है, ये वाला भाग। और ये हो गया आपका सीरियन डेजर्ट, यहां पर आपका हो गया ये सीरियन डेजर्ट। ठीक है, और इसके बाद ये तो हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट या विक्टोरियन डेजर्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया महादेश का वेस्टर्न पार्ट है। यहां से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट जो है वह क्या है? तो डेजर्ट है। अब इसके में भी सब डिवीजन है। यहां पर कह रहा है कि ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, इसमें कह रहा है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट एक है, गिब्सन डेजर्ट है। इस तरीके से इस के सब डिवीजन कर दिए गए, इसको बांट दिए गए। अब हम लोग इसके बाद आएंगे कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर कालाहारी का डेजर्ट है, अफ्रीका के साउथ में ये कालाहारी डेजर्ट है। इसके इधर में ये नामीब डेजर्ट है, यानी नामीबिया का डेजर्ट है। इसके बाद आता है आटाकामा। ठीक है, यहां पर हो गया आप दक्षिणी अमेरिका में ये आटाकामा डेजर्ट हो गया। इसके बाद आता है सोनोरन डेजर्ट। यहां पर ये आप देख सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका का ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको का जो बॉर्डर एरिया है, यहां पर ये है सोनोरन डेजर्ट। इसमें सब डिवीजन किया हुआ है मोजाम्बे डेजर्ट और अल्ट्रा डेजर्ट, ये इसके सब डिवीजन है। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने देखा ये सभी के सभी उष्ण गर्म मरुस्थल हैं।
अब इसके बाद आएगा चिहुआहुआन। यहाँ पर आपका चिहुआहुआन है, एक डेजर्ट है जो उत्तरी अमेरिका में और खास करके संयुक्त राज्य अमेरिका में फैला हुआ। इसके बाद है ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये है भारत का एक बड़ा मरुस्थल जिसे हम लोग थार के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये थार के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी मरुस्थल का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में इसे कहा जाता है चोलिस्तान। पाकिस्तान में इस थार के नाम को क्या बोला जाता है? चोलिस्तान। इन पाकिस्तान यानी पाकिस्तान में थार के मरुस्थल को चोलिस्तान भी कहा जाता है। अगर ये इस तरीके से क्वेश्चन घुमा दिया कि चोलिस्तान डेजर्ट कहाँ है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अब ये हो गया सब ट्रॉपिकल, यानी जितना भी सब ट्रॉपिकल यानी इस ट्रॉपिक पर आप देख सकते हैं कि जितना भी डेजर्ट पड़ रहा है मैंने इस चीज को आप लोगों को बताया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट में यहां पर आता है गोबी डेजर्ट, पेंटागोनिया डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब देखिए करें कि गोबी डेजर्ट, यहां पर देखिए आप चाइना और मंगोलिया, खास करके इसकी ज्यादा इसका क्षेत्रफल है मंगोलिया में है, चाइना के बॉर्डर तक ये फैला हुआ है, ये आता है कोल्ड डेजर्ट में। ठीक है, इसके बाद है पेंटागोनिया का डेजर्ट, यहां पर दक्षिणी अमेरिका में सबसे नीचे आप ये देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट किया है, यहां पर ये आता है आपका जो है पेंटागोनिया डेजर्ट। ग्रेट बेसिन डेजर्ट यहां पर है, आप देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट, ये लेकिन किसमें, ये उष्ण में नहीं आता है। ठीक है, ये कोल्ड डेजर्ट में इसकी गिनती होती है, जबकि नीचे सोनोरन जो डेजर्ट है ये उष्ण में आता है। इस चीज को मैं बताऊंगा क्यों। अब यहां पर देखिए कोस्टल डेजर्ट। ठीक है, कोस्टल यानी तटवर्तीय जो है रेगिस्तान, इसमें कह रहा है कि आटाकामा। अब देखिए यहां पर आटाकामा का जो डेजर्ट है वह यहां पर पैसिफिक ओशियन के तट तक है, यानी कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो तट के नजदीक तक बालू ही बालू है, यानी समुद्र की लहरें रेगिस्तान में आकर के टकरा रही हैं। ठीक है, ये हो गया आटाकामा। नामीब डेजर्ट है, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, नामीब डेजर्ट ये भी अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया क्या कि कोस्टल डेजर्ट। अब एक चीज कह रहा है यहां पर इंटीरियर डेजर्ट। इंटीरियर डेजर्ट मतलब कि लैंड लॉक हो, चारों तरफ से जमीन हो, वह गोबी डेजर्ट है। और यहां पर कर रहा है तकला माकान, यानी कहीं कहीं पर तकली भी है और कहीं तकला भी है, तकला माकन। ठीक है, मकान, इसको पढ़िए तकला मकान। गोबी डेजर्ट मैंने आप लोगों को बताया। यहां पर है चाइना में तकला मकान या तकली मकान, और यहां पर है ये थार का मरुस्थल। ये क्या है, इंटीरियर डेजर्ट इसको बोलते हैं, यानी चारों तरफ से जमीन हो और बीच में वो घिरा हुआ हो, इसलिए। ठीक है, अब हम एक चीज आते हैं कि क्यों विश्व के जो बड़े बड़े डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, उनका निर्माण इन सब ट्रॉपिकल एरिया में क्यों हुआ। अब यही मेन चीज समझना है। अभी तक तो हम लोग परिचय ले रहे थे कि कौन डेजर्ट कहाँ है, नहीं है। अब इसके ज्योग्राफी को पढ़ना है। ज्योग्राफी में इसे पढ़ेंगे हम लोग कि जितने भी सब ट्रॉपिकल डेजर्ट हैं वो क्यों महादेशों के पश्चिम में हैं। आप लोग देख सकते हैं महादेश के पश्चिम में ये सारे जो है मरुस्थल विद्यमान हैं। पहला कारण यह है कि जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं, ठीक है, अगर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं, अगर मैं ये 0 डिग्री इक्वेटर यहां से ऊपर मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करूं तो 0 डिग्री इक्वेटर से लेकर के और कर्क रेखा के बीच में ये जो व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जो ट्रेड विंड चलती हैं, उनका डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, यानी वो नॉर्थ ईस्ट से
पोल इधर 0 डिग्री इक्वेटर की तरफ आती है, ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में अगर मान लीजिए मैंने इसको 0 डिग्री कर दिया और ये दक्षिणी गोलार्ध में इन व्यापारिक हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वह होता है साउथ ईस्ट से चलती है और कहां पर पहुंचती है, तो ये नॉर्थ और वेस्ट की तरफ ये आती है। तो ये देखिए यहां पर हवा इधर से आ रही है और यहां पर हवा इधर से आ रही है। और एक चीज आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर भूमध्य रेखा का जो एरिया है यह लो प्रेशर का बेल्ट है, ठीक। अब लो प्रेशर में क्या होता है, हवाएं गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठती हैं और ये जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है यहां पर हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यानी हवा भारी होकर के नीचे बैठती है। तो हवा किस से किस डायरेक्शन में चलती है, तो हवा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। यानी अगर हवा यहां से गर्म होकर के ऊपर उठेगी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर, तो ये स्वाभाविक बात है कि इसके खाली स्थान को भरने के लिए हवा इधर से आएगी और हवा इधर से आएगी। तो इन व्यापारिक हवाओं के कारण, ध्यान रखिएगा, इन व्यापारिक हवाओं के कारण महादेशों के पूर्वी भाग में चक्रवात की स्थिति होती है और इन्हीं हवाओं के कारण महादेशों के पश्चिमी भाग में प्रतिचक्रवात की स्थिति आती है, यानी कि एंटी साइक्लोन की स्थिति आती है। अब चक्रवात की स्थिति में हवाएं जब समुद्र से आती हैं तो पूरा पानी लेकर के आती हैं, साधारण भाषा में समझिए उसको, पानी लेकर के आती हैं और महादेशों के पूर्वी तट में ये क्या करती हैं, तो खूब वर्षा करती हैं। और जैसे जैसे ये हवाएं, व्यापारिक हवाएं महादेशों के पश्चिमी भाग की तरफ बढ़ती हैं, इनका वर्षा का जो रेशियो है वो कम होते जाता है और एक समय ऐसा आता है कि ये यहां पहुंचते पहुंचते इनका प्रभाव खत्म हो जाता है, ठीक। अब ये तो चक्रवात की स्थिति रही। अब जो प्रतिचक्रवात की स्थिति है उसमें ये जो व्यापारिक हवाएं हैं ये जब यहां पर तट के पास जब ये आती हैं तो इनमें पानी की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं और हवा ठंडी होती है। मैं जाऊंगा कि हवा फिर यहाँ ठंडी क्यों होती है। और ये जब महादेशों के अंदर प्रवेश करती है तो ये हवा बिल्कुल ड्राई होती है, जिसके कारण वहां पर स्वच्छ आसमान होता है, चिलचिलाती धूप होगी और इवेपोरेशन की क्रिया बहुत तेजी से होगी और जिसके कारण यहां की सारी नमी को ये क्या करती हैं, ये सोख लेती हैं। यानी ठंडी हवा जो होगी वह नमी धारण करने की उसमें क्षमता ज्यादा होगी और गर्म हवा जो होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता कम होगी। अब इस चीज को सुनिए, समझिए बात को। हम लोगों को हमारे शरीर को जाड़े में जो है हमारे शरीर ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है। देखते हैं ना हम लोग तेल लगाते हैं, क्यों ड्राई होता है कि हवा जो है ठंड में जो हवा चलती है उसमें पानी की मात्रा कम होती है, इसलिए वो हमारे बॉडी से जो है नमी को चुराती है, इसलिए स्किन क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। लेकिन वही गर्मी के दिनों में हम लोगों को पसीने आते हैं। क्यों पसीने आते हैं कि गर्मी के दिनों में चलने वाली हवा में वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, यानी जल ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारे शरीर के पानी को ले नहीं पाता है, छोड़ करके आगे चला जाता है। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए मैं इस चीज़ को बताया। अब देखिए ये चीज़ हो गया, तो इससे हम लोगों को ये पता चल गया कि एक मरुस्थल होने का ये कारण है ट्रेड विंड, ठीक है, यानी व्यापारिक हवाएं। अब कह रहा है दूसरा कारण क्या है कि जहां जहां पर ये बड़े बड़े मरुस्थल हैं, ग्रेट जो है डेजर्ट हैं, चाहे वह उत्तरी अमेरिका में हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में हो, या अफ्रीका के पश्चिमी में हो, या ये सहारा हो,
या ऑस्ट्रेलिया हो, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा तो कोल्ड करंट बहती है, समुद्र की ठंडी धारा बहती है ये महादेशों के पश्चिमी तट के तरफ, जहां पर ये डेजर्ट है, ठीक उस डेजर्ट के पास में ही ठंडी धारा बहती है। जैसे यहाँ पर सोनरन जो डेजर्ट है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी धारा बहती है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, जिसके कारण यहाँ पर मौजूद जो जल राशि है वो ठंडी है, उसके ऊपर जो हवा आएगी वो स्वाभाविक रूप से ठंडी हो जाएगी, और जब हवा ठंडी होगी तो समुद्र के नमी को नहीं ले पाएगी, मैंने जैसा कि इसके पहले बताया। और वो जैसे ही इनलैंड होती है, जमीन के ऊपर ये ठंडी हवा जब आती है तो वहाँ से प्रचुर मात्रा में इवैपोरेशन करती है, प्रचुर मात्रा में जमीन की नमी को सोखती है। ये आज से नहीं, ये करोड़ों वर्ष से होते आ रहा है, जिसके कारण यहाँ की जमीन की नमी क्या हो गई, पूरे तरीके से सूख गई, जिससे वह क्या बन गया, वह डेजर्ट बन गया, मरुस्थल बन गया। इतनी बात समझ में आ गई। यही चीजें हर जगह लागू होती हैं, चाहे अटाकामा का मरुस्थल हो, यहाँ पर हम्बोल्ट या पेरू की धारा बहती है, ठीक है, जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, इसका कारण ये हो गया, यानी कि यहाँ अटाकामा का मरुस्थल होने का कारण ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर सहारा मरुस्थल में। यहाँ पर जो है वह केनारी की ठंडी धारा नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, इसके ठीक कोस्ट पर, तट पर, इसलिए यहाँ जमीन की नमी को ये क्या कर ली, पूरे तरीके से खत्म कर दी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप डेजर्ट है, नामीब डेजर्ट है, यहाँ पर जो है बेगुला की ठंडी धारा साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर इस डेजर्ट का निर्माण हुआ, चाहे वह कालाहारी हो या ये हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट बहती है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, जिसके कारण ठंडी धारा यहाँ होने के कारण ये पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये रही बात। अब यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि किस तरीके से, खूब आसान तरीके से मैंने इस चीज को बताया कि विश्व के जो बड़े बड़े मरुस्थल हैं उनके होने के पीछे समुद्री धाराओं का क्या हाथ है, व्यापारिक पौनों का क्या हाथ है, इस तरीके से, और कौन से डेजर्ट कहाँ पर स्थित हैं, तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गया। इस वीडियो में मैंने इसके क्षेत्रफल को, कौन एरिया में बड़ा है कौन छोटा है, इस चीज़ को मेंशन नहीं किया क्योंकि जगह नहीं था। एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं इसके एरिया के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में भी बताऊंगा, कौन सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा। तो इस तरीके से एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा प्रयास, आशा करते हैं कि हाँ, एक चीज़ यहाँ पर जो पेंटागोनिया का जो डेजर्ट है ये छूट गया, ये कोल्ड में आता है, चूंकि इसलिए क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव के पास में स्थित है, ठीक है, इसलिए ये ठंड के कारण जो है यहाँ पर वही चीज़ हो गया, मेन चीज़ वही है, ठंड वेदर। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।